अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजीब सियासत है और पाकिस्तान की पूरी सियासत अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात के गिर्द घूमती है। बात कर लें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो सियासतदान हैं, उनके खिलाफ करप्शन केसेस जब से शुरू हुए उसके बाद एहतसाब का बयानिया कुछ सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सियासतदानों को अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज ही नारोवाल स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स वाले केस में एहसन इकबाल को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। अगर केसीसी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ भी एक केस है। जज को धमकी से मुताल्लिक और फर्द जुर्म आयद करने के लिए अब कल उसकी समाअत होगी। और अगर केसीसी की बात करनी है तो दो वफाकी वुज़रा मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हुए उसके बाद पंजाब में और विफाक में इस वक्त थम चुकी है। और इमरान खान साहब भी अब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हफ्ते से मैं एक तहरीक का आगाज़ कर रहा हूँ। ये तो हो गई सियासत की बात। अब कुछ मईशत की भी बात कर लेते हैं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर, यानी कि बार बार एटम बम भी कहा जाएगा पेट्रोल बम को, क्योंकि अवाम पर ये एटम बम बनकर ही बरसता है। एक मरतबा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। अवाम इस उम्मीद में थे कि एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतें शायद कम भी हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें फिर से पेट्रोल रात की तारीख इजाफा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि में नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी काबीना जो है वफाकी काबीना उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा कर रही है। 2 मुआवने खुसूसी का इजाफा हुआ और इस तरह से ये तादाद बढ़कर अब 72 हो चुकी है। इन्हीं मामलात पर आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। आप इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब। सर वेलकम टू द शो। और मारूफ तज़कियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शानदाना गुलजार साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। इमरान खान साहब ने अब तहरीक का आगाज़ भी कर दिया है, ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते से तहरीक शुरू हो रही है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए अब ये तहरीक किस तरह से मुख्तलिफ है, इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? धरना होगा, एहतजाज होगा, मुल्क को बंद किया जाएगा, या फिर ऐसा क्या होगा कि हुकूमत पर इतना दबाव बढ़े कि आपके मुतालिबात हुकूमत मान सके? शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, आज जो मैंने इस्लामाबाद में कुछ नज़ारे देखे कि कंटेनर्स मैरियट के सामने 20 का मुतालबा किया गया है, रेंजर्स मांगे गए हैं। अभी तो खान साहब ने एक सिर्फ अनाउंसमेंट की थी और देखने के लिए कि हमारा इस वक्त रिएक्शन क्या होगा हमारी इस हुकूमत का। तो माजरत के साथ खौफ और डर ज़्यादा लग रहा है। हालांकि जो लोग सियासतदान है सही मानों में, उनको तो इलेक्शन से कभी डरना ही नहीं चाहिए। अगर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के एक बैठी हुकूमत को हटाना जायज़ लगता है, और हमें सबको पता है कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, तो फिर एक इलेक्शन को वो क्यों नाजायज़ समझ रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि जी वक्त जो होगा उससे पहले इलेक्शन नहीं होगा। वक्त का मतलब क्या है? वक्त तो अक्टूबर 2023 था, अप्रैल तो नहीं था 2022। एनीवेज, ये जो भी कहें, जो भी कर लें, जो सबसे बड़ा मसला है अवाम का। ये मैंने कल भी एक शो पे बात की थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। स्ट्रेटेजिकली पीटीआई को फ़ायदा है कि इलेक्शन ना हो। हमारे पास 4 सूबे में हुकूमतें हैं, सिंध डूबा हुआ है, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में सदन केपी में रिलीफ काम भी शुरू हो चुका है। खान साहब के टेलीथॉन्स के बाद काफ़ी वहाँ पे, और जो प्राइवेट भी हमारी पीटीआई के वर्कर्स है, काम कर रहे हैं। इशू इस वक्त ये है कि क्या मुल्क को इस तरह छोड़ा जा सकता है? जो लोग महंगाई मुकाने आए थे उन्होंने 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 42% पे आपका स्पेशल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आ गया है। बिजली देख लें, गैस देख लें, जिस किस्म पे, जिन कीमतों पे और जिस तरीके से स्पॉट प्राइसेस पे इस हुकूमत ने खरीदी, इनके मिनिस्टर्स ने खरीदी। तो माजरत के साथ एक जो बयानिया था कि 13 पार्टीज हैं, एक्सपीरियंस है, लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो मैं किस ज़बान से कहूँ, वो सब कुछ फेल हो गया अवाम के सामने, दुनिया के सामने। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि बावजूद इसके कि आपने IMF से भी लोन ले लिया, आपका डॉलर फिर बढ़ता जा रहा है, आप मार्केट क्रैश रिकवर नहीं किया, और आपके बॉन्ड्स जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स है वो -40% पे हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल तो है ही मसला,
पर आपकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी वो दुनिया में खत्म हो गई है। आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये मुल्क डूबेगा। लेकिन शानदाना साहिबा, इलेक्शंस तो फिर नहीं हो रहे ना। इमरान खान साहब का 1 पॉइंट एजेंडा था कि इलेक्शंस हासिल किए जाएं, तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और वक्त से पहले इलेक्शंस, जैसे कि आपने भी कहा कि नहीं होंगे और नजर भी नहीं आ रहे कि इलेक्शन से पहले। तो अब होगा क्या फिर? आप जो तहरीक का बात कर रही हैं वो किस तरह की तहरीक होगी? क्या एहतजाज होगा, क्या इंतशार होगा, मुल्क को बंद किया जाएगा? लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि वो आए तो सही, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे अब आप लोग? राना साहब के लिए तो एक हमारी मैडम डॉक्टर यास्मीन काफ़ी है, कैंसर पेशेंट है और उसको घर से निकाल के उसको ज़मीन पे खींच के अगले दिन उसकी गाड़ी तोड़ के वो इस्लामाबाद पहुंच गई। तो राना साहब की तो किसी को भी फिक्र नहीं है। राना साहब तो खुद 100 गार्ड्स के बगैर नहीं निकल सकते अपने हल्के में। इशू ये है कि हमने पहले भी पीसफुल जलसे किए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, अभी भी करेंगे। हम सब वो काम करेंगे जिसमें हमें आईनी इजाज़त है। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, वरना 13 से 17 की जो शिकें हैं आइन की वो उड़ा दे, मसला खत्म। इन लोगों ने तो NRO2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा तो लेते बट उनका वोट कैंसिल कर दिया। नैब में अपने सारे केसेस 1300 अरब के माफ करवा दिए। काश वो पैसे अवाम को देते जो डूब रही है। तो हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, ना हमारे पास फौज है, ना हमारे पास जुडिशरी, ना हमारे पास थाने, हमारे पास अल्लाह है और अवाम है। सिंपल। निहाल हाशमी साहब, उनके पास अल्लाह है, अवाम है, आपके पास क्या है? आपने तो कंटेनर्स लगा दिए, अभी तो उन्होंने प्रॉपर्ली ऐलान भी नहीं किया तहरीक का। तो क्या गवर्नमेंट इतनी खौफजदा है कि अब कंटेनर सिटी बना दिया गया उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास भी अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, उनके हुए बताए हुए तालीमात हैं, ईमान है और इस मुल्क के वो मजलूम अवाम है और एक ख्वाब है और उस ख्वाब को ताबीर करने के लिए हमारे पास उसका एक पूरा मंसूबा है, रोड मैप है। ये कह रही थी कि किस लिए डर रहा हूँ, वाकईतन मुझे शंदाना गुलजार साहब से डर लग गया और मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान इनसे डरता है और खौफजदा है इनसे। सर क्यों खौफजदा है? आपको डर क्यों लग रहा है? इसलिए डर लग रहा है कि इनके रहते हुए पाकिस्तान को और इन सोच के रहते हुए पाकिस्तान को और उसके गरीब आवाम को और सैलाब ज़दागान को और पाकिस्तान के कॉमर्स को और ट्रेड को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। इन्होंने BBC में बैठ के जो बातें की वो कमाल पाकिस्तान के, मैंने हम कांप गए, डर गए हम कि इन्होंने कहा इस मुल्क में करप्शन हो रहा है, मत भेजो, इमदाद मत करो, ये सैलाब में मत जाओ। पाकिस्तान में सिर्फ इन्होंने एक ही बात किया कि पाकिस्तान में करप्शन मिसमैनेजमेंट। मुझे उसी वक्त से डर लगा कि मैंने कहा अल्लाह से कि देखें जी, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठी थी और आप और मेरे टैक्सों के पैसे से पार्लियामेंट चलता है, वो एक पार्लियामेंटेरियन अगर ये बात करे, क्या दुनिया में कहीं किसी मुल्क के पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि ये सैलाब ज़दागान या जलजला ज़दागान या हादसात में जो लोग हैं उनके लिए इमदाद ना करना क्योंकि यहाँ पे करप्शन? फिर डर लगता है मुझे। इन्होंने कहा कि आज के लोगों पे करप्शन के इतने केसेस बने हैं कि उसके बाद एक एहतसाब का बयानिया उन्होंने बनाया है और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इनको पैसे ना दिए जाएं क्योंकि ये उसमें भी खुर्द-बुर्द कर लेते हैं। तो आप अपना अगर ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर कर लेते तो फिर ये सूरत हाल तो ना होती ना फिर। अच्छा, अब आप उसी का भी मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब जो सारे मैंने दुनिया के तमाम नलकों से निकल के आ गए, तमाम वो वॉशरूम है जहां पे लोटेज रखे जाते हैं, हर पार्टी से होते हवाते आए पाकिस्तान और उन्होंने फिर गरीब लोगों के मुंह से निवाले छीनने की कोशिश की और उन्होंने IMF के बारे में जो बात की, आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि उन्होंने क्या कहा कि IMF जो प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किया था, जो प्रोग्राम तरीन साहब ने इनिशिएट किया था, उन्होंने फिर IMF के लिए कहा, खत लिखवा रहे कि पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को ऑनर ना करना। तो जनाब, अगर पाकिस्तान में माशी बदहाली आएगी तो ना गुलजार साहबा को नुकसान होगा ना तरीन को होगा, वो हम जैसे आप जैसे लोगों को होगा जो चाहते नहीं पाकिस्तान की तजारत मईशत, यहाँ के लोग खुशहाल है। अब ये कह रहे हैं हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें, भी जरूर करें, मगर वो वाला पीसफुल जो आपने बेजान दरख्तों को इस्लामाबाद में जला दिया, पूरे इस्लामाबाद के सारे फूल पौधे जला दिए, सारे शीशे तोड़ दिए, सारे लाइट्स तोड़ दिए, इसको अगर आप पीसफुल कहते हैं तो फिर पीसफुल किसको कहते हैं? 2 सूबों में आपकी हुकूमत है और दोनों सूबों में सैलाब के मुतासरीन के लिए आपके वजीर आला वहां पे नहीं जा रहे तो कोई अमली। और अगर हम पे करप्शन वाली बात आपने किया सनाउल्लाह साहब ने,
तो दुनिया की सबसे बड़ी और मानी हुई क्राइम एजेंसी, जिसको ये खुद मानते हैं, एनसीए, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन नहीं है। और इसी तरह इन्होंने जो एक ब्रॉडशीट बनाया था, उसके मूसा काबी ने भी आके कहा कि मैं माफी मांगता हूं नवाज शरीफ से, उनके खिलाफ मुझे बहकाया गया, तो उनके खिलाफ कोई करप्शन नहीं। फिर पाकिस्तान की कोर्ट ने यह कहा कि मैं बेल देता हूं, जमानत देते हैं शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शरीफ को, इसलिए कि उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं बनता है। और फिर ये केस ले जाकर के एक नैरेटिव क्रिएट, काश निहाल हाशमी साहब, नैरेटिव तो फिर ये भी है कि गोगी के बारे में देखते, गोगी के बारे में देखते, सुन ले ना आप, सुन ले जी, करप्शन के तो ये तो दूध के धुले हैं। क्या बीआरटी इन्होंने देखा, क्या सुनामी, क्या रिंग रोड, कौन से करप्शन की बात बताओ। वो हीरे, वो जो हीरा मिल गया मलक रियाज से, उसका जिक्र भी आना। निहाल हाशमी साहब, ये बताइए कि आपकी जमात 8 घंटों में 14 अरब रुपए इकट्ठे कर सकती है टेलीथॉन से? ये एक आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। तो सुने, 2010 में जब सैलाब आया था तो एक पुकार नामी तंजीम थी, जिसको एक टेलीविजन मीडिया ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया, तो उससे 3 अरब रुपया जनरेट किया था, जिसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब थे। आज तक इमरान खान साहब ने उन 3 अरब रुपया का हिसाब नहीं दिया है। आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर झूठ हो तो मुझे कोर्ट लेके आए, आज तक उसकी ऑडिट नहीं हुई। कौन से 14 अरब रुपया? मैंने, आप दूसरे कमरे से बैठ करके फोन कर दे कि जी 50, जब तक पैसा ऑन ग्राउंड नहीं आएगा, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में नहीं आएगा, हमें क्या मिला? मैं भी कह रहा हूं कि मैं 10 अरब डॉलर दे रहा हूं, फोन पे कहने से थोड़ी आ जाता है। हमें ग्राउंड में नहीं देखा, ना परवेज इलाही को, ना इमरान खान को, ना महमूद खान को। सर निहाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आमिर ज़ा साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत या अदालतों में ज़ेर समात जो केसेस हैं ना, उसके गिर्द घूम रही है, और तमाम सियासी जमातों ने अदालतों से ही उम्मीदें लगा रखी हैं कि अगर उनके मुखालिफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होगा, अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो उनके मुखालिफिन को फ़ायदा हो सकता है। तो आप समझते हैं कि हकीकी जमहूरियत में ऐसा ही होता है कि अदालतों से इस तरह की उम्मीदें लगा लेना और सियासी मुकदमात अदालतों में चले जाना, नया देना, और उसके बाद आवाम का कोई सोच ही नहीं रहा यहाँ पर? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमने बजाय इसके पार्लियामेंट के अंदर हल किया जाए या कोई सियासी हैं वो आपस में बातचीत के जरिए उन मसाइल को हल करें। हर चीज जो है हमारे यहाँ, या तो मीडिया में जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहस मुबाहिसा हो रहा होता है, होती है, या फिर हम अदालत चले जाते हैं। हमें जो चीज देखने की है दोस्त, वो ये कि हमारा जो सियासत का मंजरनामा है वो ऐसा है, इतना टॉक्सिक है, इतना जहरीला है, उसमें कोई आगे बढ़ने का आपको रास्ता नजर नहीं आता। और ये भी अगर हम हकीकत की बात करें, पाकिस्तान बहुत ज्यादा नामसाइद हालात आ रहे हैं। तो मुझको मैंने अपनी जिंदगी में मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने शहरी जिंदगी गुजारी, इतनी बिगड़ती मईशत की सूरत हाल देखी, मुझे याद नहीं पड़ता। अगर आप इकोनॉमिक डाटा देखिए तो सन 74-75 में 27% से ऊपर थी, आज की वही हाल, बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। इससे काम है, मईशत के गुब्बारे में हवा निकल चुकी है और इस वक्त लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा, और मईशत उसी वक्त ठीक होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। अब क्या ये जो मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, पीडीएम की जो एक मखलूत हुकूमत है, क्या इस सब का इस्तेहकाम है? आमिर साहब, आपने तवील अरसे तक ये तमाम जितने अदवार हैं, सियासी अदवार आपने ऑब्जर्व किए हैं, हुकूमतें देखी हैं, कोई हुकूमत क्या ये दावा कर सकी है अभी तक कि हम जी सियासी तौर पर स्टेबल हो चुके हुए हैं? 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट्स भी आई, वो भी स्टेबल नहीं थी। अब जो गवर्नमेंट आती है तो जो अपोजिशन होती है उसको गिराने के लिए कोशिशें शुरू कर देती है। तो ऐसे में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्राइसिस का हल क्या आपके ख्याल में? एक तो खैर मेरा वो 73 का आईन है जो पार्लियामान, ये गुज़िश्ता 49 साल नाकाम रही है। हमारे यहाँ वो जमहूरियत खिला रही होती है, या फिर हम की गोद में चले जाते हो, फिर मार्शल्लाह वाले भी हैं, दोबारा सिस्टम के करके छोड़ के चले जाते हैं कि जो आदि में मुश्किलात आ रहा। तो एक ये बड़ा मेरे ख्याल में हमारे जो सियासी क़यादत है उसको सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में किस किस्म का अवाम दोस्त निज़ाम लेकर आए कि जिसमें सही मानों में जमहूरियत जो है, जिस जमहूरियत में जमहूर भी हो। अभी जो हमारी जमहूरियत है ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट साजी करते हैं, अवाम दोस्ती नहीं हो, किसानों को चंद अफराद फायदा करने के लिए होता है। देखे ना,
ठीक हो गया। आमिर साहब, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं शानदाना गुलजार साहिबा, मैं दोबारा से आपकी जानिब आऊँगा। अभी आपने भी देख लिया कि नारोवाल सिटी स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स, जिस पर एहसन इकबाल को अब बरी कर दिया गया है, 2019 में ये केस उन पर बनाया गया था। तो अब ये कहा जा रहा है दीगर जमातों की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए थे। तो आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब को फिर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया? शुक्रिया इमरान साहब। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। मैं चाहूँगी कि उनका आराम से जवाब दूँ, जिस तरह आपने बताया इसका भी, एहसन इकबाल साहब का केस का। चलिए उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी में थी, ये पिछले 3.5 साल जब हम असेंबली में थे, उसमें एहसन इकबाल साहब भी थे, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो एक दफ़ा ये एजेंडा आइटम आया हमारी डिस्कशन में कि और ये नैब के हवाले से नहीं, सिर्फ उनसे सवाल पूछा गया कि सर 2010 से 18वीं तरमीम हो चुकी है और 18वीं तरमीम के नीचे जो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, नारोवाल में बने, पेशावर में बने, कराची में बने, वो एक सूबाई सब्जेक्ट है। आप उसको पीएसडीपी से फंडिंग नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ सूबाई फंडिंग दे सकते हैं। सही? तो जब एहसन इकबाल साहब से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी एक्चुअली मैं चाहता था क्योंकि कश्मीर करीब है तो वहां से बच्चे आएंगे खेलेंगे, तो सिर्फ नारोवाल को तो फायदा नहीं था ना, बाकी इलाकों का भी था। यानी कि यहाँ तक तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि बिल्कुल पीएसडीपी से फंडिंग हुई, बिल्कुल ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उनका जाती घर में नहीं बना था लेकिन उनके हल्के में बना था। बहुत अच्छी बात है, सब लोग बनाए, लेकिन जब आपने आइन बदला और आपने उस पर दस्तखत कर दिया कि 18वीं तरमीम के बाद फंडिंग सूबा करेगा, तो फेडरेशन से फंडिंग क्यों ली गई? अगर ये केस गलत लगता है तो फिर अदालत ने वापस कर दिया, ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन माजरत के साथ साथ थोड़ा सा मेमोरी को जॉग करना पड़ेगा। आई थिंक हमारी उम्रें भी इतनी है कि हम बातें याद रख सकते हैं। अगर आप जरदारी साहब की बातें निकालें मियाँ साहब के बारे में कि हमें तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, हमने अगर शरीफ फैमिली को माफ़ कर दिया, आप ज़रा मियाँ साहब की बातें, छोटे मियाँ साहब की कीजिए, इसको लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, तो माजरत के साथ जो मुनाफिकत की फिजा मुल्क में बन गई है पीडीएम की वजह से, मुल्क उसकी वजह से खराब हुआ है। बस ठीक है, उन्होंने कर लिया। लेकिन शानदाना साहिबा, वो तो ये दावा करते हैं कि मुल्क को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाई है, और आप तो श्रीलंका बनाना चाहते थे इस मुल्क को। इमरान साहब, 7 मार्च जब इन लोगों ने ये बदनीयत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दायर किया, उस दिन तक पाकिस्तान में ना दिवालियत की बात थी, ना महंगाई की बात थी, ना तेल की, ना बिजली की, ना गैस की, ना IMF की। उसके बाद आपने देख लिया तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अवाम की आंखें हैं, अवाम ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वो तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो 100 दावे करेंगे। मसला इस वक्त जो पाकिस्तान में है वो जमहूरियत का है। जमहूरियत कभी भी नहीं थी, पिछले 40 साल से तो नहीं है। मैं बेटा, मेरी बेटी, मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरी बेटी प्राइम मिनिस्टर, मेरे नवाज प्रेसिडेंट, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हर पार्टी का हेड, 6 बड़ी बड़ी पार्टियों के हेड, उनके बच्चे या उनके बेटे या मामू या भाई या चाचे या ताए हैं। तो ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो बादशाहत है। करते रहे, मैं तो रोकने वाली नहीं हूँ। अगर अवाम इतनी ही बेवकूफ है कि बादशाहत करने वालों को देते वोट तो दे दें। देखिए, लेकिन शानदाना साहिबा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम इससे एग्री करते हैं, लेकिन क्या अपनी पार्टी में आप इस तरह की सियासत ख़त्म कर सके हैं? परवेज़ खटक साहब के अगर पूरे ख़ानदान के टिकट्स गिन लिए जाएँ तो मेरा ख्याल है ये भी बात आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी। अगर आपकी पार्टी जिसने गैर रिवायती तरीके से सियासत करनी थी, अगर वो भी इसी रिवायती सियासत की तरफ चल पड़ेगी तो फिर पीछे बाकी क्या रह जाएगा? इमरान साहब, आपकी बात तो सही है, लेकिन आपने जो बात की आपने खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया है। मैंने ये तो नहीं कहा कि सियासत में बेटी बच्चे ना आए। अली परवेज मलिक साहब मेरे कॉलीग थे, उनके वालिद को अल्लाह बख्शे परवेज मलिक साहब MNA थे, उनकी मिसेज शाइस्ता बीबी हमारी बहुत बड़ी बुजुर्ग हैं, वो भी तीनों मियाँ बीवी बेटे, उससे हमारा इशू नहीं था, वो पार्टी लीडर्स नहीं थे। उन्होंने मौरूसियत में ये काम नहीं किया, वो उस इलाके में रहते लोग उनको पसंद करते हैं, बट आप पार्टी हेड भी हो, बेटा भी हो, 22 लोग अपनी में अपने रिलेटिव्स बिठा दे, माजरत के साथ साथ बहुत फर्क होता है परवेज खटक में और नवाज शरीफ में और जरदारी में और फजलुर रहमान में। एनीवेज, आपकी पॉइंट में समझ गई, लेकिन इशू ये नहीं है। और थोड़ा सा ये निहाल हाशमी साहब ने जरा एक पर्सनल बात उठाई तो माजरत के साथ मैं इनको करेक्ट करती चलूँ। मुझे नहीं पता कि इनके अंसार अब्बासी से कितनी दोस्त है, लेकिन अंसार अब्बासी साहब की एज भी काफ़ी ज़्यादा है और माशाल्लाह झूठ बोलने की आदत भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने जो BBC में इंटरव्यू दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई स्टैंड बाय इट। उसकी बेसिस पे मैंने डेफेमेशन का नोटिस भिजवा दिया है, मिल जाएगा 1-2 दिनों में इंशाल्लाह। सुन ले, नहीं पॉइंट पूरा सुन ले। मैंने जो कहा था, आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, कि पाकिस्तान में गबन हो रहा है, खासकर सिंध में डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी जो प्रोडक्ट्स आ रही है। मैंने कभी नहीं कहा बाहर मुल्कों के क्या पाकिस्तान को मत दे, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पे अंग्रेजी का भी थोड़ा सा फुकदान है, लोगों को समझ नहीं आती। और आखिरी बात,
बिल्कुल ठीक हमारे निहाल हाशमी साहब, मैं साथ एग्री करती हूँ, घबराना चाहिए और बहुत घबराना चाहिए। इस वक्त अवाम जिस तरह खड़ी है ना खान साहब के साथ, पाकिस्तान के साथ, आप उसका नतीजा देखेंगे तो आप डरेंगे। ये कंटेनर्स, ये पुलिस, रेंजर्स किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डरें और ठीक ठाक डरें। ठीक है जी, आप आ गया। और वफाक और पंजाब भी एक दूसरे के सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं और आपस में उनकी भी ठनगी है। दो वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हुए थे, उसके बाद सूरत हाल कुछ बिगड़ी है। और साथ ही साथ इमरान खान जब ऐलान कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च या एहतजाज होगा, उसकी तैयारी भी शुरू की जा रही है। लेकिन वज़ारत दाखिला ने अब सूबों से और पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार तलब कर लिए हैं। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि गेम प्लान तैयार हो गई है और मुस्लिम लीग नून पंजाब में वापस आ रही है। तो निहाल हाशमी साहब, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके, क्या प्लानिंग है आपकी? इरादे हमारे बिल्कुल ठीक है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। जो प्लानिंग होती है वो सबके सामने होती है। प्लानिंग तो और इरादे जो है वो तो इमरान खान साहब से पूछे कि कभी वो सियासी लोगों को धमकी देते हैं, कभी अदालती को देते हैं, कभी किसी को मीर जाफर कहते हैं, कभी वो फॉरेन कंट्रीज को धमकी देते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ कहते हैं और वो बड़े परेशान है। और वो अभी मोहतरमा कह रही थी कि इमरान खान और पाकिस्तान, देखिए यहाँ लियाकत अली खान भी हुआ करते थे, शरवर्दी साहब भी थे, जरोदू साहब भी थे। इमरान खान आएंगे, इमरान खान चले जाएंगे, बेशुमार इमरान खान आएंगे। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम और मुलजुम नहीं है। तो आप हमें धमकियां ना दें। आप असली अगर और आपको इतना है तो आप अपना सही नाम बता दें। और आपको अगर एहतजाज का है शौक तो आप एहतजाज अपनी पार्टी के खिलाफ करें। जो लोग डाकू को लेके आए पंजाब में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू, आज आपने उसको पंजाब का वजीर आला बना दिया है। तो आपको तो यहाँ पे एहतजाज करना चाहिए था कि ये किस तरह का निज़ाम है कि आप एक डाकू को लाकर आप भी तो उसे वज़ीर आला बनाना चाहते थे निहाल साहब। कौन सा प्लान हमने बनाया नहीं जी, हमने तो लॉलीपॉप कोशिश तो की थी, अब नहीं माने वो तो फिर क्या किया जा सकता है? नहीं, आप हमने उसको डाकू तो नहीं बोला था, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू। देखिए इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो बातें जरा सा देखें। और बीवी कह रही थी कि इनके दौर में, देखिए इनके दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लिया गया और एक कहीं पे एक निशानी बता दे जो आवाम पे खर्च किया हो, एक प्लानिंग बता दे, एक सड़क बना, एक स्कूल बता दे, एक कॉलेज बता दे। एक दुनिया से बाहर जो मुल्क है पाकिस्तान में से बाहर जो ममालिक है, वो दुबई हो, टर्की हो, सऊदी हो, कतर हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, किसी एक के साथ इन्होंने रिश्ता रखा हो, वो चाइना हो। ये आए थे सीपैक को यहाँ बंद करने के लिए, इन्होंने आके सीपैक को ताले लगवा दिए। ये आए थे यहाँ पर बिजली के घर को बर्बाद करने के, वो उन्होंने कर दिया। ये आए थे यहाँ पर धमकियों की बात की थी कि इमरान खान साहब धमकियां दे रहे हैं लोगों को, लेकिन राना मशहूद साहब का बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है। वो कहते हैं अफसरान जो कुछ कर रहे हैं सब जेलों में होंगे। तो आपके ख्याल में क्या ये धमकी नहीं, कभी वो धमकियां देते हैं अफसरान को, कभी आप लोग देते हैं, तो सर ये क्या बात है? धमकी और अहकामात में बड़ा फर्क है। राना साहब वजीर है और उन्होंने कहा कि जिस तरह कायद आज़म ने कहा था अपने काम को, फराइज मनसबी को सही तरीके से अदा करो, तो वो अहकामात दे रहे हैं, वो धमकी नहीं है। धमकी इमरान देते। राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। उसमें अगर कोई पार्टीजन बनता है तो फिर उसको बताया जाता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप सियासतदान नहीं है, आप सियासत नहीं कर सकते, आपका काम है अहकामात का निहाल हाशमी साहब मानना। निहाल हाशमी साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कहा है ना कि इमरान खान साहब हम आए तो हम इनको धुनी देंगे। तो अब ये धुनी क्या होती है? ये आजकल डेंगू बहुत ज्यादा हो गया पंजाब में, तो वहां पे मच्छरों को हम धुनी देते हैं। तो हो सकता है कि हमें लोगों की सेहत का बड़ा ख्याल हो, तो इसीलिए उनको हम धुनी देंगे। उनको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इनकी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। ठीक है जी। हो सकता है कुछ लोगों को धुनी से एलर्जिक हो, तो वो जाने। देखिए हम तो धुनी से एलर्जिक नहीं है, जो मच्छर सिपत हो, लोगों को काट के भाग जाते हो, उनको तकलीफ होगी धुनी से।
मेरा ख्याल है जो धुनी से अब डेंगू चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये रोड्स पे जो ज़रूरत है लोगों को और बाकी इलाकों में ज़रूरत है, वहाँ पर भी ये कोशिश की जाए। आमिर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। विफाक और सूबा पंजाब यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त आमने सामने नज़र आ रहे हैं, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि विफाक अगर इनसे कुछ नफरी मांगेगा, कुछ फोर्स मांगेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रजामंदी शो करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल किस तरफ लेके जा रही है इस मुल्क को? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आपकी तवज्जो एक रिपोर्ट जारी की है, एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बड़े नामसाइल जो है माशी चैलेंजेस का सामना है, और अगर इनको दूर करना है उसकी उन्होंने कहा 2 शराइत हैं। उसमें जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। अब जो आप इस वक्त मिजाज देख रहे हो, जो आपने फरमाया कि जी पंजाब और वफाक जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ है, और इसी तरह जो हमारे यहाँ एक तकसीम है वो ऊपर से नीचे तक नजर आ रही है, तो उसमें तो लगता नहीं कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। और हमारी सियासी क़यादत जो है, हुकूमत को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा कि उसमें वो सियासी बालों को नजर नहीं आ रही आपको, तो वो मसाइल को हल करे, वो पार्लियामेंट के जरिए हल करे, वो गुफ्तगू के जरिए हल करे। धमकी से, डंडे से, टीयर गैसिंग से मसले हल नहीं होते, बल्कि मजीद पेचीदा हो जाते हैं। और ये बात समझनी चाहिए कि सब पाकिस्तान की एक कसीर तादाद है पाकिस्तानियों की जो समझती है कि जनाब जब तक इसमें नए इंतखाबात नहीं होंगे एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत नहीं आ सकती। एक हकीकत है, मैं सो कोई वो नहीं कर, लेकिन आमिर ज़िया साहब, आपने कहा कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे एक मजबूत हुकूमत नहीं आ सकती, तो हमने तो इंतखाबात करा के भी देख लिए, कभी मजबूत हुकूमत आई भी है इस मुल्क में? वो तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि पार्लिमानी निज़ाम में काम है, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं है, तो हमें फिर कोशिश ही करनी चाहिए कि कम से कम गैर मुतनाज़ा इंतखाबात हों, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये इसलिए नहीं ला पाएगी कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ आपकी गालिबन 80-85 सीट हैं, 2-4 सीट्स के फर्क से ही लोग बैठे हुए हैं। इस कौमी असम्बली में 120 के करीब लोग नहीं जा रहे, यानी कि नामुकम्मल कौमी असम्बली है। जो कानून साजी करती है वो मुतनाज़ा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, और वो अगर करती है तो चंद लोगों को और खानदानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। नैब कवानीन में तरमीम होती है, कोई ये नहीं होता कि तालीम के लिए काम करें, सेहत के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। वो 0.000 पता नहीं किस सेक्शन में वो तादाद है, उसके लिए कानून साजी होती है। तो मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है डिलीवर नहीं कर सकता, और जो मुस्लिम लीग में भी संजीदा लोग हैं उनको एहसास के साथ। ठीक है, आपने ये भी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस्तीफ़े दे चुकी है, लेकिन ख़बर ये भी है कि पीटीआई के एमएनएस जो हैं वो इस्तीफ़ों के बावजूद मराद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर इस्तीफ़ा दे दिया है तो छोड़ने में हर्ज ही क्या है, ये बात करेंगे शानदाना गुलजार साहिबा से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौमी असम्बली की तमाम नशस्तों से मुस्ताफ़ी भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई के जो एमएन है जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे वो अभी तक अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो शानदाना गुलजार साहिबा, इसकी क्या वजह है? एक जानिब आप कह रहे हैं इलेक्शन हो, हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, दूसरी जानिब वही मराद भी ले रहे हैं आप लोग, क्या ये खुला तजाद नहीं है? शुक्रिया इमरान साहब। मैं इसका ज़रा डिटेल में जवाब दूंगी, लेकिन एंड में क्योंकि 2-3 पॉइंट्स मैं बताना चाह रही थी। ये जो डिस्कशन आज हुई है, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट शो में, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये कीचड़ उछालने वाला थोड़ा सा शो हो गया। नॉट दैट इट्स योर फॉल्ट, आजकल हालात ही ऐसे हैं। आमिर ज़िया साहब सही फरमा रहे हैं कि पोलराइजेशन एक टॉप लेवल पे आ गई है, लेकिन पोलराइजेशन इससे पहले भी बहुत ज़्यादा थी। जिस गंदी पार्टी ने बीबी शहीद की तस्वीर, बरहना तस्वीर फेंकी थी ऑल ओवर पाकिस्तान, दैट वाज नॉट पीटीआई। बहुत मेरे पास ऐसी बातें हैं, कहूँ कि वो अखलाक से बहुत गिरी नहीं है, तो आई स्टिक टू द फैक्ट। ये गुलामों का मुल्क है, और यहाँ पे पहली दफा एक मर्द मोमन ने बोलने की हिम्मत की है। भुट्टो साहब ने भी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश का डिबाकल हो चुका था, तो उनकी वो मॉरल ग्राउंड नहीं थी जो इमरान खान की है। मैं देख रही हूँ तकरीबन अप्रैल से पहले भी हमारे कॉलीग्स हैं पीडीएम में, अच्छे शरीफ खानदानी लोग हैं, और उनसे भी हम ये डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है। उनको खुद नहीं समझ आ रही। वो यूएनसी के बाद उनको समझ आया कि बैरूनी जो हाथ था, पैसों का चक्कर था, ये क्या किसने किया। इंटरेस्टिंगली उन्होंने भी ये बात कही कि हम भी वो देख रहे हैं, और अभी भी मुलाकातें बहुत लोगों से हमारी होती हैं, अपोजिशन पार्टी से हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया और हम भी ये देख रहे हैं। वो एक कार्टून सा नहीं होता कैस्केड में,
पहले करते हैं फारागोगी वाला केस, जो एक पंजाब के MPA जो PMLN के हैं उनकी बहू हैं, अरेस्ट कर ले उनको, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्यों नैब रुकी हुई है, हमारे हाथ में तो नैब नहीं है। फिर शुरू करते हैं तोशा खाना का झूठा केस, जब हमने बोला कि 40 साल के निकालो रिकॉर्ड, सारे गुमसुम हो गए। तीसरा प्रोहिबिटेड फंडिंग, जिनको ये फॉरेन फंडिंग कहते हैं, कि थोड़ी सी अंग्रेजी की किल्लत है, लोगों को समझ नहीं आती। फिर झूठा टेररिज्म का केस जो हाई कोर्ट ने निकाल दिया। फिर ये तौहीन अदालत, इमेजिनेशन रन्स वाइल्ड, आज ये कंटेनरिस्तान बना दिया जी। मुझे नहीं पता कि PDM का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का एक ही स्पोक्स पर्सन है या एक ही इनका मीडिया डिपार्टमेंट है, बिकॉज माजरत के साथ इस डिस्कशन में हमने कोई पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव बात तो की नहीं है, एक दूसरे की कोताहियां बताई हैं। जो सबसे गमगीन, जो सबसे फजूल बात है, लेट्स पुट इट दिस वे, कि हमेशा मुझे लगता था कि नून लीग हो गई, जब वो 2018 में जा रहे थे तो जून जुलाई की आर्टिकल से ब्लूमबर्ग के कि पाकिस्तान दिवालिये के नहज पे आ गया, अपने पूरे ये 5 साल कर चुके थे। वही ब्लूमबर्ग दोबारा आर्टिकल लिखता है अप्रैल में कि पाकिस्तान दिवालिये के नहज पे आ गया। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि मैं जो समझती थी कि ये इनकॉम्पिटेंट है या इनेप्ट हैं, सही, बिल्कुल नहीं, ये बदनीयत है, और इसलिए अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े अजाब डालता है। ये फ्लड खान साहब पे भी आना था, हम पे भी आना था, अगर हमारी हुकूमत होती। ये महंगाई हम पे भी आनी थी, ये यूक्रेन वाली चीजें हम पे भी आनी थी, ये जो गल्ला कम होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये हम पे भी आना था। लेकिन खान ने उस नेकनियत आदमी को बचा लिया क्योंकि उसमें हक बोलने की हिम्मत है। माजरत के साथ अगर कोई इस शो से पॉजिटिव बात निकली है मेरे लिए तो यही है कि हम इस वक्त मवाजना करें चोरों का और गैर चोरों का, बाकी अवाम फैसला करेगी कि कौन ठीक है कौन गलत है। निहाल हाशमी साहब, बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, कोई है जवाब इसका? फिर ये मजाक है, एक ऐसा मजाक है कि ये बताएं कि इमरान खान का मोरल ग्राउंड है क्या? कौन सा मोरल हाई ग्राउंड है? BRT? या उनका मोरल ग्राउंड है मिलियन ट्री? या उनका मोरल ग्राउंड है रिंग रोड? या उनका मोरल ग्राउंड है हीरे की अंगूठियां? कौन सा मोरल ग्राउंड है उनका? या ये कि पार्लियामेंट को आप खातिर में ना ले? ये वो मोरल ग्राउंड है कि आप अपोजिशन लीडर से और अपोजिशन से बात ना करें? या वो मोरल ग्राउंड है कि इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि लोगों को मीर जाफर, मीर सादिक और न्यूट्रल कहें? आप कहें ना कौन था कौन? ये मोरल ग्राउंड है कि आप कभी अमेरिका को इल्जाम डालें, आज आप किसी और पे इल्जाम डाल रहे? ये मोरल ग्राउंड है कि एक खातून को आप धमकियां दे रहे हैं? ये मोरल ग्राउंड है कि आप जो है किसी अदालत के सामने पेश नहीं होने चाहते? ये मोरल ग्राउंड है कि आप अपना एहतसाब नहीं करते? ये मोरल ग्राउंड है कि आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजते हैं और भेज के कहते कि नहीं जी हम तोसा खाने की लिस्ट नहीं देंगे चूंकि 2 मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे? ये मोरल ग्राउंड है उनके? ये मोरल ग्राउंड है कि सऊदीया के वली अहद के आप जहाज को लेके जाते हैं और आधे रास्ते से वापस हो जाते हैं? ये मोरल ग्राउंड है? इमरान खान साहब अगर इस मुल्क को हकीकी आजादी दिलवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है इससे? नौजुबिल्ला, मुल्क आज हकीकी आजाद है। खुदा ना खास्ता ये मुल्क कोई गुलाम नहीं है। ये इन जैसे लोगों की, देखें ये सियासत इनका काम नहीं है। ये जाएं बर्गर खाएं, ये क्रिकेट के मैच देखें, इनका काम सियासत करना नहीं है। ये एलिट क्लास के लोगों, इनको क्या मालूम कि सियासत इनके लिए छोटी सी ब्रेक लेनी है। पुलिस वाले घूम रहे। शाहिद खाकान के लिए कितने लोग हैं आप बताएं ना? शाहिद खाकान भी तो वजीर आज़म। ठीक है निहाल साहब, आपका गया, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि वक्त आने पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। तो आमिर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियाँ तोड़ सकती है? और वो कौन सा वक्त हो सकता है जिस पर वो ये इतना बड़ा फैसला लें? वो आखिरी पुश होगा और उसका ज़ाहिर है कि जब तक उनको बहुत सारी चीजें जो है, मतलब जब तक हम आंग नहीं होंगी उससे पहले वो काम नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में आगाज जो होगा वो फेडरल गवर्नमेंट ही से होगा, यानी कि पार्लियामेंट से ही होगा, नेशनल असेंबली से होगा। सेनेट की मैं बात नहीं कर, नेशनल असेंबली से ही होगा। और उसमें जाहिर है कि इतना आसान नहीं है वो मरहला कि आप कहें कि जी जो सब मूड लग रहा है, मूड ऑफ द मूवमेंट है, उसमें लग ये रहा है कि जी हुकूमत जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस खेल को जितना तवील किया जा सके। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है इदारों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, हमारी अदलिया पे और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के दीगर इदारे बशमूल पाकिस्तान आर्मी के, कि वो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए क्या किरदार अदा करते हैं। क्योंकि एक बात तो साबित हो गई कि पॉलिटिकल प्लेयर्स खुद बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको या तो अदालत में जाएंगे या इसी तरह लड़ते रहेंगे ये लोग। लेकिन पाकिस्तान की रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस किस्म की मजीद
अगर आप समझें कि लड़ाई जारी रहती है, सियासी अज़म इस्तेकाम रहता है, उसकी बहुत बड़ी कीमत होगी। अगर हम तस्वुर करें कि 1 बरस अगले अगस्त तक हम ये सूरत जारी रखें तो ये अनसस्टेनेबल है। तो इसके लिए हमारे जब तक इदारे सामने नहीं आएंगे, किरदार अदा नहीं करेंगे और इस मुल्क को एक शफाफ इंतखाबात की तरफ लेके नहीं जाएंगे, उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका। जी शांताना साहिबा, क्विकली जरा अगर आप ये बता दें कि अगर आप वाकई इलेक्शन चाहते हैं तो फिर पंजाब की असम्बली तहलील कर दें, KP असम्बली तहलील कर दें, दूसरी 2 असम्बलियाँ हैं वो भी तहलील कर दें। वैसे उसका तो पाकिस्तान की सियासत में इतना असर नहीं है, तो बड़ा आसान सा हल है, क्यों नहीं करते आप लोग? शांताना साहिबा, आपकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे, आपका शायद अब आवाज़ आ गई है? जी 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 फरमाइए। देखिए, वक्त आने पे सब कुछ होगा, बिल्कुल होगा। मैं थोड़ा सा बाहर मुल्क से वक्त गुजार चुकी हूँ। मैं काम करती थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती थी तिजारत में, WTO में, और उसकी वजह से काफ़ी सारे दोस्त बने। बहुत सारे लोगों से 5-6 महीने से बातें हो रही हैं और वो साफ कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत को रखेंगे तो ना इसको कर्जा मिलना है, ना इसको हमने इन्वेस्टमेंट करनी, क्योंकि जिस मुल्क, बदकिस्मत मुल्क में 2 साल के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर आपने बदलने हैं, कौन पागल अपने लोगों का हार्ड अर्नड मनी वहां पे इन्वेस्ट करेगा? मैं ना करूं पाकिस्तानियों का पैसा इस मुल्क में इन्वेस्ट, मेरे बहुत भी अच्छे दोस्त हों, क्योंकि अब 2 ममालिक में ना दोस्ती भी नहीं चलते, वो इकोनॉमिक सेंस पे चलते हैं। तो माजरत के साथ जितना ये डिले करते जाएंगे, ये फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपकी लोन्स और ट्रीटीज कर नहीं सकती। बता दें असम्बलियां कब तोड़ रही हैं आप? सूबाई असम्बलियां जितनी जल्दी तोड़ सकेंगे। लेकिन एक जरूरी बात आपको कह दूं, एक जरूरी बात इमरान साहब, क्योंकि हमने अभी खास लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन में जा रहे थे ना, खान साहब टाइम खत्म हो गया, जरा क्विकली अगर बता दें आप। बिल्कुल जी। पाकिस्तान को जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 3 तोहफे दिए, मैं आपको गिनवा देती हूँ। NFC अवार्ड से चोरी किए KP से, फाटा पहाटा के सेहत कार्ड तोड़ दिए, उनसे पैसे हटा लिए, और जो हमारा GN काजी फॉर्मूला था पैसे देने के लिए हाइडल में, ठीक है जी। कता कलामी की बात। शांताना गुलजार साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, निहाल हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर ज़िया साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते फिर वही एक बात के इखलाक की आला मिसाल अगर कायम करनी है तो इसका सिलसिला, इसका आगाज़ जो लीडरशिप है उसके ज़रिए होना चाहिए। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कोशिश करें तो इखलाक की आला मिसाल भी हम कायम कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।